आप सब लोग कह लो सेट 17 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। उसके पहले आप जरा आंसर्स मैच कर लो। आप देख लो, चाहो वीडियो को पॉज कर लो एंड देन विल बी मूविंग टू आर एक्सप्लेनेशन। चलिए, हो गया। फर्स्ट एक सेंटेंस अरेंजमेंट। मैं सेंटेंस अरेंजमेंट मैंने पहले भी कहा था कि अब सेंटेंस अरेंजमेंट इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये एक सबसे ट्रिकी सेक्शन है और ये ऑलमोस्ट सारे पेपर में रहेगा। अगर आपके बनाने में सुविधा आने लगी, आप सही बनाने लगे, तो ये दिखाई पड़ेगा कि हम लोग के डिस्कशन का थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। यहां लिखा हुआ है और मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जब सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ो तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया है। इसमें वो, अगर ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है तो इसमें क्लू जरूर है। वो क्लू पे नजर डालना है आपको। उस क्लू को देखिए। जैसे आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को बनाना, पहला ये लिखा हुआ है। कौन से स्ट्रक्चर को बना रहे हो आप? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर तो आराम से दिखाई पड़ रहा है। अगर आप डी तक पहुंचोगे तब, अभी मैं देख लिया था इसलिए मेरे को दिखाई पड़ा। तो मैं डी के बाद मैं ए को रख लूंगा। वो कहां जाएगा मेरे को नहीं पता है। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स पावर प्लांट है। अब देखो, तुमको मन करेगा कि सेंटेंस देख के कि ये तुम्हारा पहला सेंटेंस है, तुम इसको कमिट कर दो। बट होल्ड करो, बिना 6 को पढ़े हुए पहले सेंटेंस को कमिट नहीं किया जाता। हो सकता है कि ये इंट्रोडक्शन नहीं हो, अभी लग रहा होगा। आगे बढ़ो क्योंकि इसमें कोई क्लू नहीं है। Another 20% of carbon dioxide is emitted in the comes from the vehicles engines से निकल। बाकी के 20%, अब जरा सोचो कि बाकी का 20% अगर रखो दिमाग में कैलकुलेशन, तो मेजर सोर्स के बाद ही आएगा। तो सी का स्थान तो कहीं ना कहीं बी के बाद है। ये दिमाग में बैठाते चलो। आगे पढ़ो। Buildings, both commercial and residential, represent a large source of global warming pollution than the said cars and trucks। ऐसे कार एंड ट्रक जिसके बारे में हमने कहा है, तो वो तो तुम्हारा सी में लिखा हुआ है। तो तुम्हारा डी कंफर्म है कि सी के बाद आएगा। पहले तुम व्हीकल्स की बात करोगे और तब तुम्हारा ये आएगा। अब अगर तुम देखो तो बी कहीं ना कहीं तो उसके पहले ही आना है। मैं सेंटेंस के अर्थ को नहीं देख रहा हूं, मैं क्लू के बेस पे बैठा रहा हूं। आगे देखो। द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide into the atmosphere। और ये तुम्हारा बहुत क्लियर है कि ई तुम्हारा, अब तुम्हारा जो बी नंबर था वो वहां नहीं आ रहा है क्योंकि ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। ई दीज पावर प्लांट्स, और पावर प्लांट था तुम्हारा एफ में, तो बी के बाद आएगा एफ। और अब तुम्हारे पास इसको हिलाने का कोई चांस नहीं। ये तुम्हारा पहला था, बी को कहीं ना कहीं इसके पहले ही आना था और बी के साथ एफ बैठा हुआ है। तो मैंने सिस्टम नहीं बनाया। पहला मेरे लिए मैटर होता है, लेकिन उसके बाद सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब भाई सेंटेंसेस को आपस में सेट करो। अंतिम सेंटेंस कौन सा होगा कोई नहीं जानता, वो तो सेंटेंस बताएगा। ए में कोई क्लू नहीं होता, ये कंफर्म है। कभी कभी बिना क्लू के बीच के सेंटेंस भी हो जाएंगे। अब इसने इसका जगह सेट कर दिया। अगर ये नहीं रहा होता तो बी में परेशानी हो जाती। इस तरीके से आप बनाइए। चलिए मूव कीजिए। सेम
हम लोगों ने सेट 16 में जो बनाया था उसी की तरह का ये है कि वर्ड का मीनिंग चाहिए। 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अंडर 30, 30 साल के नीचे के हैं। देयर थॉट्स, एम्बिशंस, ग्रीवांसेस, पेन, हेल्पलेसनेस, होप्स वेर कैप्चर्ड ऑन कैमरा। उनके इन भावों को कैमरा में कैप्चर किया गया। अब जरा देखो तो कि इसके अलावे और कोई जाएगा ही नहीं, कैमरा है ना, बाय ब्रिटिश फोटोग्राफर, फोटोग्राफर है, सो उसका कोई हिडन मीनिंग नहीं है, कैमरा में उन्होंने फोटो खींचा उनका। एड्रियन फिस्क, ही ट्रेवर्स द कंट्री, ही ट्रेवल्ड द कंट्री, उन्होंने देश में भ्रमण किया। और कौन सा होगा, भ्रमण किया ही ना। He traversed the country and asked extremely young and restless people to write on placard. So, वो उन्होंने पूरे देश को भ्रमण किया और जो एक्सट्रीमली यंग और यहां रेस्टलेस का मतलब बेचैन नहीं, इमोशन से, तरह तरह के इमोशन से भरे हुए लोगों से उन्होंने कहा। अब रेस्टलेस का मतलब जरा देखो तो, क्या हम रेस्टलेस का मतलब निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लेडबैक का मतलब होता है शांत। ये तो तुम नहीं भी जानते हो तो आराम से यहां बना लोगे, वर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते हो तो, कि लेड बैक, पीछे आराम से पड़े हुए। रेस्टलेस लोगों को कहा कि राइट ऑन प्लेकार्ड्स व्हाट लाइफ एंड नेशन मीन टू देम, कि जिंदगी कैसी है, नेशन कैसा है उनके लिए, ये आप लिखिए प्लेकार्ड पे। वो छोटे छोटे कार्ड बुक कार्ड के जो लिखने वाले पार्ट होते हैं, प्लेकार्ड। द रिजल्ट वेयर बोथ स्टार्टलिंग एंड हम्बलिंग। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। जो परिणाम आया, जो बच्चों ने लिखा, वो जो परिणाम था वो बहुत स्टार्टलिंग भी था और हम्बलिंग भी था। अब तुम्हारा मन करेगा, अब बोथ लिखा हुआ तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी। प्रिक्लूड इंक्लूड का अपोजिट है। ऑब्वियस मन करेगा सरप्राइजिंग, स्टाइफलिंग। अब ये, अब तुमने कैसे किया है, स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग भी था, शायद एलिमिनेशन से ना बने क्योंकि बहुत सारा मीनिंग यहां पे फिट बैठ रहा है। ऑब्वियस भी हो जाता, इनकरेजिंग भी हो जाता, तो यहां पे वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी था। एंड हम्बलिंग, सेंस ऑफ क्रशिंग, डिसेंसिटाइजिंग, सेंसिटिविटी हटाना। हम्बल का दो मीनिंग होता है। आई वॉज हम्बल्ड बाय द एक्सपीरियंस, मतलब उस एक्सपीरियंस, वो जो एक्सपीरियंस हमको मिला, मैं थोड़ा और मतलब अपने, अपनी कमजोरी मुझे एहसास हुई। यहां पे जो मीनिंग दिया हुआ है उस हिसाब से, इट इज माई हम्बल हाउस। हम्बल का एक मीनिंग होता है नम्र, लेकिन सारा मीनिंग नम्र नहीं होता। अगर हम्बल हाउस लिखा जाए तो सॉबर हाउस है, साधारण है, बहुत तड़क भड़क वाला, बहुत विशाल नहीं है, हम्बल हाउस है। आई वॉज हम्बल एज अ वर्ब का मतलब मुझे एक कुछ नई चीजें पता चली। नई चीजें मतलब मेरे में कमजोरियां पता चली मुझे। आई वॉज हम्बल्ड बाय द एक्सपीरियंस। और नम्र हुआ मैं, नम्र मतलब जब कमी पता चला तब। सो ये हो गया मोडेस्ट। रियलाइजेशन हुआ, एक एक ऐसा जो कि मैच्योर टाइप का था, आश्चर्यजनक भी था और मैच्योर रियलाइजेशन भी हुआ है दोनों में। सो मोडेस्ट और हम्बल से आप ले सकते थे, बट अंतिम के दो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे, बाकी के तीन क्वेश्चन आपसे बनने लायक थे। फिर से डबल फिलर। अब आपके पास टाइम बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8, मिनट्स तो होगा ही होगा, और मिनट्स के साथ सेकंड जाएगा। अब ये तो तुम नहीं कर सकते ना कि मिनट्स लगाए तो सेकंड क्यों लगेगा, इससे वो मतलब बनता नहीं है। सो द स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू डैश द प्रोसेस ऑफ टीचर्स अपॉइंटमेंट।
एज द सेंटर हैज ऑलरेडी सैंक्शन 6 लाख पोस्ट, सेंटर ने 6 लाख पोस्ट सैंक्शन कर दिया है, इसलिए सरकार राज्यों को इस प्रोसेस को तेज करना चाहिए। तो आप जरा ध्यान दो कि तेज करने का फास्टन नहीं, ध्यान दीजिएगा कि स्पीड के बाद अप होता है, स्पीड द प्रोसेस नहीं, स्पीड ऑफ द प्रोसेस। दूसरा, फास्ट को अगर आप वर्ब बनाते हो तो इसका मतलब होता है बांधना किसी चीज को। फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, फास्टन योर सीट बेल्ट। सो वो बांधने की मीनिंग में आता है, तेज करने की मीनिंग नहीं आता। तेज करने का मीनिंग तुम्हारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को, अ सीनियर सिटीजन्स सन डैश थ्रीटेंड हर एवरी डे, उसको रेगुलरली उनको वो धमकी देता था, एंड फिजिकली हार्म्ड हर, और उनको फिजिकली चोट पहुंचाता था, फोर्सिंग हर टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिम, कि जायदाद हमारे नाम कर दो। अब जरा देखो तो, सुपरफिशियल छिछला। अब जरा देखो कि आपके पास डाउटफुली, मिस्टेकनली तो नहीं होगा, डाउटफुली नहीं जाएगा। मिजरेबल मतलब दयनीय होता है, जबकि यहां पे बोला धमकी देता था। तो अगर ये दोनों का मीनिंग तुम नहीं भी जानते हो 3 और 6 का, तो भी तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाकी चारों वर्ड फिट नहीं बैठ रहे हैं। तथा कथित रूप से, एलिजेडली और परपटेडली का मतलब होता है ये साबित नहीं हुआ है बट ऐसा आरोप लगा है, अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, वो अभी सबूत नहीं मिले हैं जिनसे हम साबित कर सके, बट ये ऐसा कहा जाता है, एलिजेडली एंड परपटेडली। आगे, मेडिकल टीचर्स said that the management had continued to remain dash their cause leading to the stretching of their strike, स्ट्राइक उनका बढ़ रहा है, तो मैनेजमेंट उनके कॉज का मतलब यहां कारण नहीं है, उनके मुद्दे हैं। मैनेजमेंट उनके मुद्दे को लेकर कैसा है, सीरियस नहीं है। अब जरा सोचिएगा कि लेथार्जिक मतलब इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, और याद रखिए कि यहां पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है टू, ऐसा वर्ड देना है जिनके साथ टू लगता है। कंसर्न या अनकंसर्न के बाद अबाउट लगता, तो 3 और 6 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, 6 में बोर्ड लिखा हुआ है। लेथार्जिक आलसी, तो 2, 3 और 6 कैंसिल, 3, 3, 6। अब तुम्हारे पास 5 दोनों में है, तो इनडिफरेंट टू तो होगा, उदासीन है। उसके अलावे 1 और 4 में से एक, अनमूव्ड या एपेथेटिक, और ये दोनों मीनिंग एक दूसरे का सिनोनिम है। सो 4 और 5 जाएगा। अनमूव्ड, जब हमको किसी पर दया ना आए, हमको किसी पर दया नहीं आया तो ही वॉज अनमूव्ड, उसे कोई सिंपैथी नहीं थी। एपेथेटिक और इनडिफरेंट का मतलब चिंता ही नहीं है उसके बारे में, वही अनकंसर्न का ही मीनिंग, बट अनकंसर्न के साथ अबाउट लगता है और इनडिफरेंट और एपेथेटिक के साथ टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास 15 नंबर में, द पेरेंट्स हैड अप्रोच द हाई कोर्ट टू डैश द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट को कहे टू डैश द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का जो आदेश है उसको ये करने के लिए, आफ्टर देयर चिल्ड्रन हु पास्ड यूकेजी वर डिनाइड एडमिशन बाय द स्कूल, स्कूल ने एडमिशन डिनाई कर दिया, तो ये हाई कोर्ट गए कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए, हटाया जाए उनके ऑर्डर को। अब जरा देखो तो कि आपके पास ऑर्डर निरस्त करने का कौन सा वर्ड है, लिफ्ट, बैन आदि के लगता है, पोस्ट लगेगा नहीं, स्टे द गवर्नमेंट ऑर्डर,
स्टे मतलब थोड़े दिन के लिए हम रोकें, और ये कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं, थोड़े दिन के लिए रोकना नहीं है। स्टे ऑर्डर लगा है मतलब अभी फिलहाल वो स्थगित रहेगा। वर्ड इनइफेक्टिव, और ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्वैश और एनल, जो आंसर हो गया 2 और 3, ये बी नंबर, दोनों का मीनिंग होता है न्यायालय के द्वारा सरकार आदि के या किसी भी चीज को निरस्त करना, कैंसिल करना, ये क्वैश होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने सही बनाया है, तो ये बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा है। नाउ ये एक क्वेश्चन नया था, आगे भी मैंने इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, और ये सारा जब भी नया क्वेश्चन देगा ना, तो टारगेट पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखेगा और कुछ मत सोचो। वर्ड्स अगर भारी दे तो याद रखना कि भारी वर्ड्स सबके लिए भारी हैं, अनकॉमन वर्ड्स सबके लिए अनकॉमन है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स के, मैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में रहता हूं ना, ऐसा नहीं होता कि सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। रेयर कभी किसी का, वंस इन अ लैक्स, लाख में कोई एक आध वर्ड लड़का ऐसा मिलेगा जिसका वर्ड पावर स्ट्रांग है, बाकी सबका साधारण ही होता है। सो अगर टफ वर्ड का क्वेश्चन दे तो याद रखना एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी काम कर रही है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है, और उनको कैसा भी करके नया क्वेश्चन दो ना, वो आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ कंटेनिंग 5 sentences ABCD contains central theme, फाइंड आउट द, मतलब आपसे बोल रहा है कि इस ABCDE में से एक पैसेज का सेंट्रल थीम है, वो हर पैसेज का एक थीम तो होता ही है, जिसके बारे में बाकी 4 में लिखा हुआ है। मतलब एक को हम हेडलाइन बना सकते हैं, उसी के बारे में बाकी के 4 ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। अब जरा आप सोचो कि आपका क्या लिखा हुआ है पैसेज में। पहला सेंटेंस शुरू करो। इफ यू वांटेड यू, योर हो जाएगा, सॉरी। इफ यू वांटेड योर स्पाउसेस पिक्चर on that dazzling gold chain or a dress in the color, design and size of your choice, then you need look no further. अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड या वाइफ का उस गोल्ड चेन पे एक तस्वीर हो, या ड्रेस उस कलर और डिजाइन का हो या साइज का हो जो तुम्हारे चॉइस का है, तो हम उसको देंगे। देन यू लुक नो फर्दर, जहां की बात कर रहे हैं वहां। अब ये तो टॉपिक हो नहीं सकता ना, आगे पढ़ो। ऑल्दो इट मे सेट यू बैक बाई अ फ्यू लैक्स, हो सकता है कुछ लाख आपके खर्चा हो जाए। द एंड रिजल्ट इज श्योर टू मेक यू गैस्प इन वंडर, लेकिन जो उसका जो परिणाम होगा, एंड रिजल्ट, वो बड़ा एकदम वंडरफुल होगा। मोस्ट लग्जरी ब्रांड्स कैन मेक प्रोडक्ट्स दैट आर कस्टमाइज्ड टू सूट द whims एंड फैंसीज ऑफ कस्टमर्स, दो एट अ हायर प्राइस। अब जरा देखो कि अधिकतर लग्जरी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने कस्टमर के फैंसीज, कल्पनाओं को पूरा करते हुए, वो जो चाहते हैं उनकी जो कल्पना है वैसा ही, यद्यपि उसका प्राइस बहुत हाई होता है। तो सी तो तुम्हारा क्लियर क्लियर ए और बी का हेडलाइन है। आप जरा डी देखो। कार्टियर फॉर इंस्टेंस एक एक कंपनी का नाम है, लग्जरी ब्रांड्स बनाती है, तो ये तो इसी का एग्जांपल हो गया ना। revealed some rather unusual and extraordinary designs which were especially created to suit the fancies of customers, उसी का थॉट का है। there are other examples, तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो तुम्हारा जो टॉपिक है वो ये है कि लग्जरी ब्रांड्स। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पहली बार देखने पे लगेगा कुछ नया है। ध्यान से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, बैंकिंग हमेशा सरप्राइजेज आपको देते रहता है। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, frequent cell phone users were far more likely to forgo on or disrupt physical exercise। जो सेलफोन यूजर्स हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, एंड स्कोर लो ऑन फिटनेस असेसमेंट, और उनका जो फिटनेस असेसमेंट किया गया उसमें उनका स्कोर बहुत लो आया। एक हम रखा, सेलफोन प्रोवाइड्स
an ever-present invitation to sit and play, thus turning users into couch potato. सेल फोन एक इनविटेशन देता है कि बैठे रहो, खेलते रहो, और काउच पोटैटो मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी ना करे। तो तुम्हारा ये तो एक फैक्टर है ही है। ए को देख लो, बी देखो। इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेंट्स, तो यही वाले पार्टिसिपेंट ना, एंड डी नंबर। हाउएवर, बट, ये तो टॉपिक हो नहीं सकता, बट लगा हुआ है तो हम यहीं काट देंगे। हैवी यूसेज ऑफ सेलफोन ऑल्सो है। अब इस ऑल्सो के चलते वो सेंट्रल थीम नहीं बनेगा, अदरवाइज बन जाता वो। सो तुम्हारा सेंट्रल थीम बी हो जाएगा। आई होप कि नए नए क्वेश्चन को लेके आप बहुत, आप अगर इंजॉय कर रहे हो तो मेरे को लगता है ना कि आप किसी से रिलेशन अच्छा है तो एक्टिविटीज दिखाई पड़ती हैं कि आप उससे उस रिलेशन को एंजॉय कर रहे हो, आपके शब्द, आपके एक्टिविटीज। तो अगर आपको इन नए नए क्वेश्चंस में एंजॉयमेंट आ रहा है तो प्लीज एक्सप्रेस करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में बैंकिंग लोगों का काम कर रहा हूं। क्योंकि अगर एपेथेटिक रहेगा ना, मतलब आपने देखा, बंद कर दिया, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कर दिया, तो मुझे लगेगा कि मैं बेमतलब का काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आपके रिस्पॉन्स, जो म्यूचुअल रिस्पॉन्स होता है, अभी आप घर में बैठे हुए हो, मैं क्वेश्चंस सोचता हूं, सेट करवाता हूं, आपको दे रहा हूं, आपका अपना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे। See you then. Thank you, support.